हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 6 का थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर के पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। क्वेश्चन 1। Here are 30 adjectives describing human qualities. Discuss them with your partner and put them into the word webs given below, according to whether you think they show positive or negative qualities. You can consult a dictionary if you are not sure of the meanings of some of the words. You may also add to the list the positive or negative pair of a given word. So, यहाँ पे आपके पास 30 एडजेक्टिव्स हैं जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं एंड इनको आपको पॉजिटिव, जो क्वालिटीज़ पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में डालना है और जो क्वालिटीज़ नेगेटिव है उसको नेगेटिव में डालना है। सो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से पॉजिटिव क्वालिटीज़ को मार्क किया है और रेड कलर से नेगेटिव क्वालिटीज़ को मार्क किया है। बट देर आर अ फ्यू, यहाँ पे दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नेगेटिव या पॉजिटिव होना इट्स अ काइंड ऑफ परसेप्शन। ये आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, दूसरों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ न्यूट्रल हैं, इनको आप डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव बिन में नहीं डाल सकते। इवन दो हमें फोर्स किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, बट स्टिल उन्हें हम न्यूट्रल वर्ड्स ही कहेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज काइंड, जिसका मतलब है कि गुड नेचर का होना, सो दैट इज पॉजिटिव। सरकास्टिक, सरकास्टिक होना मतलब जब आप आयरनी का यूज करते हैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए। कुछ केसेस में सरकाजम को गुड ट्रेट माना जाता है, बट ओनली इन क्लोज फ्रेंड सर्कल। जब आप बहुत क्लोज रिलेटिव्स के सर्कल में है, क्लोज फ्रेंड्स के सर्कल में, तब सरकाजम, आपका सरकास्टिक होना फनी हो सकता है, इट्स फाइन, बट नॉर्मली इन जनरल इसे एक अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती। कर्टियस, कर्टियस मतलब पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, सो इट्स अ पॉजिटिव क्वालिटी। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब अभिमानी होना, सो दैट इज अ बैड क्वालिटी। इंसिपिड, इंसिपिड यानी अनइंटरेस्टिंग होना, सो अनइंटरेस्टिंग इज नॉट अ गुड क्वालिटी। टिमिड, टिमिड का मतलब लैकिंग करेज, तो डरपोक होना, सो दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी। प्लासिड, प्लासिड यानी काम होना, सो इट्स अ गुड क्वालिटी। क्रूल, अनकाइंड। हॉटी, अगेन हॉटी और एरोगेंट मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो दैट इज अभिमानी। प्राउड, प्राउड यानी घमंडी होना, घमंड करना अपने क्वालिटीज़ पर। जेलस, जेलस यानी उत्साही होना, बहुत ज़्यादा उत्साह होना आपके अंदर। इंट्रपिड, इंट्रपिड यानी फियरलेस होना, ब्रेव। सेंसिटिव, सेंसिटिव होना यानी संवेदनशील होना, दूसरों की इमोशंस की कदर करना, दूसरों के लिए कदर करना, दैट इज बीइंग सेंसिटिव। कंपैशनेट यानी दयालु होना। इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड का मतलब है शाय होना या रिजर्व्ड होना। इसे ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है इंट्रोवर्ट होना। इसीलिए कभी कभी ऐसे फोर्स भी करते हैं पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल अपने बच्चों को कि लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो। बट ओवर द ईयर्स, अभी कुछ लास्ट डेकेड, लेट्स से 10 सालों में लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी है कि इंट्रोवर्ट्स या इंट्रोवर्ट होना इज कैन बी अ गुड क्वालिटी। कुछ लोग फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर वर्ड का गलत मीनिंग भी उठा लेते हैं। सो जो लोग फॉर एग्जांपल खुद के साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं, सो फॉर एग्जांपल जिनको अपना अलोन टाइम चाहिए होता है, जहाँ पे वो रीड करते हैं, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, बट वो खुद पे टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो कोई स्किल पे काम कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए किसी पार्टी में गए हैं तो वो कुछ एक दो लोगों से ही बातें करेंगे, रैंडम लोगों से जाके स्मॉल टॉक्स नहीं करेंगे। तो उनको इंट्रोवर्ट्स कहा जाता है एंड इट कैन बी अ गुड क्वालिटी, बिकॉज ऐसे लोग जो है टाइम वेस्ट नहीं करते अपना फालतू की बातों में, एंड इनफैक्ट वो थोड़े से अपने आप को ज़्यादा समय देते हैं। सो इंट्रोवर्ट होना कैन बी अ गुड क्वालिटी इन सम सेंस। सो ये परसेप्शन की बात है, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आप किस काइंड ऑफ सिचुएशन में हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा जाके माइक पे बोलने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए, बिकॉज वो आपका काम है। या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑफिस में मार्केटिंग रोल में जाओगे कभी फ्यूचर में, यहाँ जहाँ पे आपको अपनी चीज़ें मार्केट करनी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्टिज्म चाहिए, जहाँ पे आपको स्ट्रेंजर से भी आप बातें करके अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएँ फॉर एग्जांपल। तो वो एक काइंड ऑफ स्किल आपको गेन करनी पड़ेगी, बट स्टिल यू कैन बी एन इंट्रोवर्ट एट द सेम टाइम। सो इट्स नॉट अ बैड क्वालिटी, एंड यू कैन ऑल्सो नॉट से कि हाँ इंट्रोवर्ट होना अच्छी बात है, तो इट्स अ न्यूट्रल थिंग। स्टोलिड, स्टोलिड का मतलब है काम एंड शोइंग लिटिल इमोशन, और ये एक थोड़ा सा ट्रिकी वन है, बिकॉज आई वुड से कि स्टोलिड होना अच्छी बात है, बट इमोशंस कम शो करना काइंड ऑफ अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली हमारी ह्यूमन सोसाइटी में, बिकॉज इतना ज़्यादा हम एक्सप्रेस करेंगे खुद को, इट्स अ गुड थिंग,
फॉर दैट पर्सन हिमसेल्फ, बिकॉज हमने देखा था कि वांडा स्टोल इट थी, सो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती थी एंड इसका लोग फ़ायदा भी उठाते थे। सो स्टोल इट इन सम वे इज़ नॉट गुड, एंड हिंदी में इसका एक मतलब हो सकता है कि सुस्त होना। सो सुस्ती अच्छी बात नहीं है, सो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव में डाला है। चेयरफुल होना यानी हंसमुख होना, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट होना, थॉटलेस मतलब बेपरवाह। थॉटलेस यानी जो दिमाग अपना कुछ भी सोचते नहीं कुछ करने से पहले या क्या उसका इम्पैक्ट होगा, तो उसको आप बेपरवाही कहते हैं। सो बेपरवाह होना गलत बात है। वेन का मतलब अगेन हॉटी या एरोगेंट जैसा हो गया, अभिमानी होना। फ्रेंडली, प्लेजेंट एंड काइंड। अनफॉरगिविंग जो जल्दी से फॉरगिव नहीं करते, माफ़ नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, सो दैट्स नॉट गुड। अनफॉरगिविंग यानी गुड, नॉट गुड। फैशनेबल, फैशनेबल जो विद द ट्रेंड ड्रेसअप करे, विद द ट्रेंड चीज़ें खरीदें, उनको आप फैशनेबल बोलते हैं। बट फैशनेबल अच्छी बात है या गलत बात है, ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो ट्रेडिशनली हम बोलते थे कि सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, कि आप सादा जीवन जिए, मतलब फैशनेबल ना हो ज़्यादा, और आपकी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए। बट अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आपके विचार उच्च होने चाहिए, बट आपको सेल भी करना आना चाहिए। मतलब आपका अगर कंटेंट अच्छा है तो उसकी पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए, एंड वो चीज़ पैकेजिंग जो है फैशन से आती है। अगर आप अच्छा ड्रेस करेंगे तो लोग देख के आपको कहेंगे कि ये कोई अच्छा बंदा है या बंदी है। एंड अगर आप एक्चुअली में अच्छे बंदे या बंदी हैं, सो आपके लिए और आसान हो जाएगा लोगों को ये मैसेज देना। सो इट्स डेफिनेटली अगेन अ परसेप्शन। फैशनेबल होना या ना होना ये टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन कि वो सही है गलत है। सो इट इज़ अ न्यूट्रल क्वालिटी, मैं इसको किसी एक बिन में नहीं डालूंगा। जेनरस, जेनरस यानी उदार होना। टैलेंटेड यानी बुद्धिमान होना। लोनली, लोनली मतलब लोनली उनको कहा जाता है जिनके ना फ्रेंड्स है ना उनकी कोई अच्छी कंपनी है जिनके साथ वो घूम सकते हैं, एंड इसकी वजह से वो सैड है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सो यू आर सैड, इट्स नॉट गुड। डिटरमाइंड यानी दृढ़ होना। क्रिएटिव, अच्छी इमेजिनेशन होना, ओरिजिनल आइडियाज़ होना आपके पास, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मिजरेबल, मिजरेबल यानी अनहैप्पी होना। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट उन्हें कहा जाता है, एक अच्छा वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे वोकेबलरी में। कंप्लेसेंट का मतलब है कि अपने अचीवमेंट, आपने जो किया है अपने खुद के अचीवमेंट पे सेटिस्फैक्शन होना, बट दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द एक्चुअल रीज़न कि आपने रियल में वो अचीवमेंट हुई है कि नहीं, बट सिंस आप अपने आप को सर पे चढ़ा रहे हैं, सो दैट्स बीइंग कंप्लेसेंट। Part 2. What adjectives can be used to describe Peggy, Wanda, and Maddie? You can choose adjectives from the list below. You can also add some of your own. So यहाँ पे जो adjectives थे, इनको हमें बताना है कि पैगी, वांडा और मैडी किस adjectives को आप उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, PWM ऐसे 3 टैग्स बना लिए हैं और सारे एडजेक्टिव्स के सामने मैंने लगा दिया है। तो जो हमें लग रहा है कि ये मैडी का है तो उसमें एम लगा दिया। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है, फॉर एग्जांपल टैलेंटेड, सो वांडा भी टैलेंटेड थी, पेगी भी थी बिकॉज पेगी बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती थी। सो ये एडजेक्टिव दोनों के लिए मैच करते हैं। सो आप इस पर्टिकुलर पार्ट में पॉज कीजिए, देखिए कि कौन से एडजेक्टिव्स किसके लिए सही है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 3। फाइंड द सेंटेंसेज इन द स्टोरी विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। सो इन फ्रेजल वर्ब्स को आपको ढूंढना है अपनी स्टोरी में, तो ये तो आप खुद से कर लीजिए। Second, look up these phrasal verbs in a dictionary to find out if they can be used in some other way. Look at the entries for lying, think, take, and stand in the dictionary. Find out what other prepositions can go with these words. What does each of these phrasal verb mean? So ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, एंड इसका खाली एक पार्ट मैंने आपके लिए किया है कि इन फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग मैंने आपके लिए रखा है, एंड आपके लिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 में दिया है वो मैंने आपके लिए किया है। सो जब भी आपको फ्रेजल वर्ब्स को ढूंढना होता है डिक्शनरी में, तो जो मेन वर्ब है, सो फॉर एग्जांपल लाइंड अप में लाइन इज द मेन वर्ब, तो आपको उस वर्ब की एंट्री के अंदर ये फ्रेजल वर्ब ढूंढना होगा। बहुत सी ऐसी डिक्शनरीज होती है जिनमें फ्रेजल वर्ब्स नहीं दिए हुए होते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी सी भारी डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। ऑनलाइन सर्च कीजिए डायरेक्टली फ्रेजल वर्ब को, वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। एंड आपको नेक्स्ट क्या करना है, और रिसर्च करनी है एंड फाइंड करना है कि लाइन के साथ, फॉर एग्जांपल लाइंड अप अगर है तो अप इज अ प्रपोजिशन, तो अप की जगह ऐसे और कौन से प्रपोजिशंस लग के आप फ्रेजल वर्ब्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या लाइन डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग हो, लाइंड टू क्या एक स्पेशल फ्रेजल वर्ब है, तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं, एंड दिस यू डू इट ऑन योर ओन। सो लाइन अप का मतलब है टू फॉर्म अ रो और टू पुट पीपल और थिंग्स इन अ रो। सो
चीज़ों को एक रो में लगाना या लोगों को, थिंग को एक रो में रखना, उसको लाइन अप करना कहते हैं। सो ऑल द बुक्स वर लाइंड अप नीटली इन द बुक शेल्फ। सो सारी बुक्स लाइन अप कर दी गई अच्छे से बुक शेल्फ में। थिंक अप का मतलब है टू यूज़ वंस माइंड टू फॉर्म और इन्वेंट समथिंग। तो अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ बनाना या इन्वेंट करना, उसको थिंक अप कहते हैं। सो माई फ्रेंड थॉट अप एन एक्सक्यूज व्हेन वी अराइव लेट टू क्लास। तो मेरे फ्रेंड ने एक एक्सक्यूज एकदम से बना लिया, इन्वेंट कर लिया अपने दिमाग में जब हम क्लास में लेट आए। टेक ऑफ मतलब एक तो होता है कि जब एयरप्लेन टेक ऑफ करता है, सो दैट इज एयरबॉर्न होना, हवा में उड़ जाना, दैट इज वन मीनिंग। बट अनदर मीनिंग जो आपकी बुक में यूज किया गया है वो है डिपार्ट हेस्टली, जल्दी में जब किसी जगह को छोड़ के निकल जाते हैं, दैट इज टेक ऑफ। सो व्हेन ही सॉ मी कमिंग ही टुक ऑफ इन द अदर डायरेक्शन। सो जब उसने मुझे आते हुए देखा तो वो दूसरी ओर भाग लिया, दूसरी डायरेक्शन में भाग लिया, सो दैट इज टेक ऑफ। स्टैंड बाय, be present while something bad is happening but fail to take any action to stop it। so ये this is something जो मैडी करती थी, वो स्टैंड बाय करती थी, मतलब कुछ गलत हो रहा है उसे होते हुए देख रही थी और कुछ नहीं कर रही थी उसको स्टॉप करने के लिए, कोई एक्शन नहीं ले रही थी उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए। सो ही वॉज बीटन टू द ग्राउंड एज ऑन लुकर स्टूड बाय। सो किसी को पीट के ज़मीन में गिरा दिया गया है और बाकी लोग ऑन लुकर जो भी दर्शक है वो बस देख रहे हैं ये होते हुए और कुछ नहीं कर रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए। सो दे आर जस्ट स्टैंडिंग बाय और दे जस्ट स्टूड बाय। पार्ट 4, colors are used to describe feelings, moods and emotions. Match the following color expressions with a suggested paraphrase। so जो कलर्स होते हैं वो हम उनका इस्तेमाल मूड को बताने के लिए, इमोशंस को बताने के लिए और अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। इनको हम कलर एक्सप्रेशंस बोलते हैं। बहुत पॉपुलर है एंड इनफैक्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश। एंड यहाँ पे कुछ इंग्लिश के कलर एक्सप्रेशंस हैं एंड आपको उनको मैच करना है उनके करेक्ट मीनिंग के साथ। सो एंड आई वुड सजेस्ट इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर यू। एंड अगर आप इनको नॉर्मली अपने लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, मैं कुछ मार्क कर दूंगा आपके लिए, कुछ कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज कलर फ्रेजेस, वो तो आपको पता होना ही चाहिए, बिकॉज अगर आपके सामने उन्होंने किसी ने कुछ ये फ्रेज इस्तेमाल कर दिया तो आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए कि अरे सामने वाले ने क्या बोल दिया। सेकेंड, अगर आप उनको इस्तेमाल भी करेंगे तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो फर्स्ट वन देखते हैं, द मंडे मॉर्निंग ब्लूज। एंड ये बहुत ज़्यादा ऑफिस स्पेस में ये यूज़ किया जाता है, जिसको हम मंडे ब्लूज कहते हैं। मंडे मॉर्निंग बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मंडे ब्लूज भी बोला जाता है। सो मंडे ब्लूज का मतलब क्या है? सैडनेस और डिप्रेशन आफ्टर अ वीकेंड ऑफ फन। सो नॉर्मली क्या होता है, जो आजकल कल्चर है मंडे टू फ्राइडे जॉब का, तो क्या होता है कि सैटरडे और संडे 2 दिन आप आपको एक ब्रेक मिलता है। एंड जब आपको फाइनली मंडे को या तो स्कूल फॉर एग्जांपल या तो अगर आपको ऑफिस जाना पड़ता है तो आपको एकदम मन नहीं करता है काम पे जाने का। सो दैट्स कॉल्ड मंडे ब्लूज बिकॉज यू आर सैड या डिप्रेस ऐसा आपको फील होता है एक वीकेंड जो आपको मिला उसके बाद। सो दिस इज मंडे ब्लूज। गो रेड इन द फेस। गो रेड इन द फेस यानी फील एम्बेरस्ड, एंग्री और अशेम्ड। सो या तो एम्बेरस फील करना, या तो गुस्सा होना, या तो अशेम शर्मसार होना, इसको आप कहते हैं गो रेड इन द फेस। लुक ग्रीन। लुक ग्रीन आप बोलते हैं जब कोई सिक लग रहा है या एकदम किसी को उल्टी आने वाली होती है। एंड इनफैक्ट अगर आप इमोजी देखेंगे व्हाट्सएप पे उल्टी करने वाली, वॉमिटिंग वाली इमोजी, तो आपको वो ग्रीन कलर की इमोजी दिखेगी। सो दैट्स कॉल्ड लुकिंग ग्रीन। रेड कार्पेट। रेड कार्पेट में बहुत ज़्यादा सुना है, स्पेशली बॉलीवुड से रिलेटेड या अवार्ड शो से रिलेटेड। सो रेड कार्पेट का मतलब एक्चुअली होता है स्पेशल वेलकम। सो जब भी आप किसी के लिए स्पेशल वेलकम करने जा रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं आई विल हैव द रेड कार्पेट रेडी फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए एक स्पेशल वेलकम करूँगा। ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है कि कोई जिसके अंदर रॉयल ब्लड हो, नोबल बर्थ हो या किसी रॉयल फैमिली से है, तो उनको हम ब्लू ब्लडेड कहते हैं। ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट हम ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली, सो दिस इज़ द लैंड अराउंड अ टाउन और सिटी वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पर्सन भी के लिए या सिचुएशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मैटर क्लियर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसको आप ग्रे एरिया कहते हैं। यू नॉट श्योर कि आप उसको किस तरह से एनालाइज कर रही हैं, क्या वो सही चीज़ है, क्या वो गलत है, या कहीं पे कोई अनरिजॉल्व मैटर है, तो उसको कह सकते हैं यहाँ पे ग्रे एरिया है। वाइट फ्लैग। वाइट फ्लैग का मतलब है साइन ऑफ सरेंडर। सो बहुत ही पॉपुलर है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट या विश टू स्टॉप फाइटिंग। ब्लूप्रिंट।
ब्लूप्रिंट आप एक प्लान को, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, उसके प्लान को, बिल्डिंग के प्लान को आप ब्लूप्रिंट कहते हैं। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेड हैंडेड। सो इन एन अनलॉफुल एक्ट वाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग, सो इसका मतलब है पकड़े जाना इन एन अनलॉफुल एक्ट। ग्रीन लाइट, आई थिंक हमने एक मिस कर दिया ऊपर, ब्लैक कार्ड। सो ब्लैक कार्ड का मतलब है डिसऑनेस्ट पर्सन, सो एक ऐसा पर्सन जो डिसऑनेस्ट है। एंड ग्रीन लाइट का मतलब है कि एक साइन और परमिशन आपको मिल जाए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो मुझे ग्रीन लाइट मिल गई जैसे हम बोलते हैं। सो यहाँ पे इनफैक्ट सारे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वाले ही आपके लिए दिए गए हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए इस एक्सरसाइज के बाद भी, वो है डेफिनेटली मंडे ब्लूज एंड ग्रीन बेल्ट, ग्रे एरिया, वाइट फ्लैग, रेड हैंडेड एंड ग्रीन लाइट। तो ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि ये तो आपको एक्चुअली पता होने ही चाहिए। बाकी सारी चीज़ें भी अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।